नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरह से महाराष्ट्र का ये पूरा मामला है, महाराष्ट्र भारत के कई राज्यों से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदी भाषा को लेकर उपजे विरोध के बीच महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा। यह आदेश नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत ही नए शिक्षण यानी कि नए शैक्षणिक ढांचे को लागू करने का आदेश जारी किया और ये आदेश लागू होने के बाद अब राज्य में मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा हिंदी अनिवार्य रूप से स्थापित हो जाएगी। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में अब तक केवल 2 भाषाएं ही पढ़ाई जाती थी, जिसे बदलकर शिक्षा विभाग ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लागू कर दिया है। पिछले दिनों एमएनएस इस मसले पर सक्रिय हो गई थी और गैर मराठी भाषी सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई का मामला सामने आया था। इसके अलावा अब बैंकों में मराठी भाषा में कामकाज की मांग को लेकर एमएनएस आक्रामक हो गई है। कार्यकर्ताओं ने बैंकों को चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में मराठी में कामकाज होना चाहिए। हिंदी का महाराष्ट्र से पहले ही विरोध होता रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी। भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कहा था कि लोग मुंबई आते हैं, उन्हें मराठी सीखने की जरूरत नहीं। समय समय पर महाराष्ट्र में दुकानों और होटलों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने की मांग उठती रही है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों ने सार्वजनिक स्थानों पर मराठी बोर्ड लगाने के लिए जोरदार लड़ाई चलाई रखी। बता दें आपको कि शिवसेना यूबीटी ने होटलों में मेनू और बिल मराठी भाषा में किए जाने की मांग कर दी। सवाल है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आखिर विरोध क्यों? क्या 5 साल के बच्चे 3 भाषा पढ़ सकेंगे? भाषा के मसले पर मारपीट करना कितना सही है? हिंदी सिनेमा का गढ़ मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मदद करता है। फिर हिंदी का विरोध क्यों? तमाम मसले हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। तो बता दें, भारत के कई राज्यों से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदी भाषा को लेकर उपजे विरोध के बीच महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। यह आदेश नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में लागू होगा। इस विषय में तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी है, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजीत चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है अजीत जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, हिंदी को तीसरे लैंग्वेज के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है, इससे क्या फायदा होगा? इसका तो विरोध हो रहा है अब। नेहा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके में जिला परिषद के स्कूल होते हैं और आज महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी, मराठी और हिंदी इन भाषाओं को अनिवार्य किया है कक्षा 1 से, जिसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी या किसी भी भाषा का विरोध होना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी यहाँ की राजभाषा है, राज्य भाषा है और हमारा गौरव है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में
मराठी भाषा को अभिजात भाषा का, पुरातन भाषा का दर्जा मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि मराठी महाराष्ट्र में सर्वप्रथम है, मराठी का सम्मान महाराष्ट्र में सर्वप्रथम है। और हर किसी राज्य में, तमिलनाडु में नहीं, दो सम्मान हिंदी को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम नेहा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि विरोध करने वाले जो लोग हैं उनसे ये सवाल आपका पूछना लाजिम है, पर निर्णय क्या हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। निर्णय ये हुआ है कि कक्षा 1 से अब मात्र हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी भी अनिवार्य हो जाएगी। और मैं ये बहुत बड़े तबके को ऐसे देखता हूँ कि जो शासकीय सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इसका बहुत फायदा होगा। लैंग्वेज कोई भी एक आ जाए एडिशनल तो बहुत अच्छी बात है। हम मुंबई में रहते हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा गुजराती भी सीखे। उर्दू का तो जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। हमारे अहमदनगर मुझे बताइए ना, ये बताइए कि एक बच्चा जो गुजरात में पढ़ रहा है, उनके पिता का ट्रांसफर अगर महाराष्ट्र में हो जाता है तो कैसे आके एकदम से मराठी सीख लेगा? वहाँ वो गुजराती सीख रहा था लोकल लैंग्वेज, यहाँ वो मराठी सीख लेगा कक्षा 8वीं में सीधे आकर? कैसे सीख लेगा? वो कैसे पॉसिबल है? वो कोई रॉबोट थोड़ी ना है कि एकदम से उसको घुमा देंगे। कक्षा 5वीं से महाराष्ट्र में इसके पहले ही सारे स्कूलों में ये लैंग्वेजेस अनिवार्य है, जो कक्षा 1 से हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने का किसी भी विद्यालय का ट्रांसफर की बात कर रही हूँ सर, मैं तो इंटरनल ट्रांसफर की बात कर रही हूँ। अगर एक पेरेंट है, उनके बच्चे अगर गुजरात में पढ़ रहे हैं, वो महाराष्ट्र में अब ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहले वो गुजराती पढ़ रहे थे। मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी पत्नी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और उनके पापा का ट्रांसफर हुआ था तमिलनाडु में, तो उसको तमिल बहुत अच्छे से आती है। वो कक्षा 6ठी के बाद तमिलनाडु गई थी और वहां से तब से उनको तमिल बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पढ़ी हुई है। तो जब भी हम घूमने जाते हैं, जब भी हम फॉरेन जाते हैं, कोई तमिल परिवार अगर मिलता है, ठीक है आपकी बात सर, लेकिन मैं कह रही हूँ बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। आप देखिए ना, फिर उनका अगर ट्रांसफर कहीं और हो जाता, फिर पंजाब में हो जाता, तो पंजाबी सीख लेती। ये आप कह रहे हैं मुश्किल नहीं होता है क्या बच्चे के लिए? अगर आपको ये लगता है कि मराठी बच्चा हिंदी पढ़ ले, मराठी बच्चा अंग्रेजी पढ़ ले, तो हिंदी बच्चा मराठी पढ़ ले, इसमें क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है सर, मैं कह रही हूँ बच्चों के लिए मुश्किलें हैं या नहीं है कि एक तरफ वो जाकर गुजराती सीख रहा था लोकल लैंग्वेज में, अब वो मराठी सीख रहा है, फिर 2 साल बाद फिर ट्रांसफर अगर हो जाता है तो फिर वो पंजाबी सीखेगा, अलग अलग लैंग्वेज सीखेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। देश की सारी भाषाएं आनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप उसको अलग तरीके से ले रहे हैं ना। खैर, मैं राजीव जी का रुख कर लेती हूँ। राजीव जी देखिए, हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में तो किया गया अनिवार्य, ठीक है, लेकिन उनको मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। साइंस नहीं पढ़ना है, उसमें उनको साइंस नहीं पढ़ना है, उसमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, एक सब्जेक्ट होगा जो कि बहुत मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। देश की सारी भाषाएं आनी चाहिए और महाराष्ट्र में मराठी तो आनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है राजीव जी, ये कितना मुश्किल है वैसे अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? राजीव जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ बताइए। देखिए, इसमें 3 भाषा का ऑप्शन रखा गया, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। हाँ। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग देश भर में लगभग 40 से 45% इलाकों में या 50 से अधिक इलाकों में अंग्रेजी भाषा हर जगह सुलभ है और अंग्रेजी भाषा में लोग कामकाज भी करते हैं, बात भी करते हैं। रही बात की क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा की जो है वो प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत के देश का बंटवारा भी हुआ क्षेत्रीय भाषा के अगर देखा जाए कि देश में जो अलग अलग राज्य बने वो भाषा के आधार पर ही बने हैं। अब रही बात कि हिंदी को जिस तरीके से सुगम बनाने की कोशिश है कि हिंदी को सर्वग्राह्य बनाया जाए, तो लिहाजा पिछले दिनों जिस तरीके से विवाद उठा था महाराष्ट्र में, हिंदी को लेकर विवाद उठा था, हालांकि कुछ लोग जो हिंदी को लेकर विवाद उठाने की कोशिश कर रहे थे उनका मकसद ये था कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन अगर ये देखा जाए कि महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को भी तीसरी भाषा के रूप में सम्मिलित किया है, तो इसे एक तरह से अगर कहा जाए तो हिंदी के प्रति देश को अगर एकजुट करने की एक बात से जरूर ये बात सामने आ सकती है। लेकिन आपने कहा कि ये कितना मुश्किल होगा कि अगर मान लीजिए कोई गुजरात से महाराष्ट्र में ट्रांसफर होता है
और उसको मराठी सीखनी पड़ती है। तो मराठी और 3 भाषाएं जो है, मराठी निश्चित तौर पर वहाँ अगर मान लीजिए किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए, क्या आ सकती है, क्योंकि मराठी जो है बड़ी आसान भाषा कही जा सकती है। उसकी लिपि देवनागरी है, हिंदी से मिलती जुलती लिपि है, संस्कृत निष्ठ है। तो उसकी लिपि कुछ ऐसी नहीं है बंगाली या गुजराती की तरह से या गुरमुखी की तरह से कोई लिपि क्लिष्ट नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता है। तो ये अगर देखा जाए कि शुरुआती तौर पर अगर देश में जो भी छात्र है वो 3 भाषाएं जानता है तो उसके लिए कहीं भी काम करना सुलभ हो सकता है। तो इसे अगर कि महाराष्ट्र सरकार ने इस 3 भाषा का जो अगर सम्मिलित किया है, हालांकि एक बार और भी जो है आप जाओगे कि नई शिक्षा नीति जो कही जा रही है, हाँ। उसमें किसी भी चीज में अगर आप कम अंक आते हैं तो आपको अगले कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तो ये उसमें शिक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें कहीं अंक की वो बात नहीं आती है। लेकिन ये जरूर है कि भाषा सीखने की बात है तो वो उसे सर्वग्राह कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ये राजनीति से प्रेरित है इस 3 भाषाओं को लेकर तो वो बात अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन अगर भाषा जानने के हिसाब से कही जा रही है तो इसे एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव नजर में देखा जा सकता है। जी। हिंदी का न सिर्फ देखिए अभी महाराष्ट्र में विरोध किया जा रहा है, एमएनएस ने भी अभी हाल ही में विरोध किया है और इसके खिलाफत की है। हमने साउथ के कई राज्य ऐसे देखे हैं जिसमें भी अभी विरोध हो रहा है हिंदी के खिलाफ। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं, राजनीतिक तौर पर क्या वजह इसके पीछे मानते हैं राजीव जी कि इतना विरोध हिंदी को लेकर, जबकि अगर ये कहते हैं हमारी मातृभाषा है तो फिर तो विरोध नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो हिंदी को लेकर विरोध होता है ना, तो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी राजनीतिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो आप देखिए विदर्भ का इलाका, नागपुर और उस इलाके में देखिए, उस इलाके में खड़ी हिंदी बोली जाती है, मराठी लोग कम बोलते हैं। और वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का प्रभाव उस इलाकों में पड़ता है तो वहाँ मराठी कम, हिंदी ज्यादा सुगम होती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मुंबई, पुणे और इस सराउंडिंग इलाकों में देखा जाए तो अधिकांश लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। तो लिहाजा इसमें मराठी के साथ साथ हिंदी भी उतनी ही तो बहुतायत से बोली जाती है और बहुतायत से लोग समझते भी हैं क्योंकि जनसंख्या भी अधिक है। तो लेकिन कुछ जो क्षेत्रीय राजनेता हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए मी माझी और मराठी की बात लेकर चलते हैं और उस बात के लिए वो क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर बढ़ते हैं। हालांकि उससे कहीं कोई वो बहुत ज्यादा उन्हें राजनीतिक फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन एक कहा जाता है ना कि जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाते हैं, हाल ही में कई आपने वीडियो देखा होगा कि आप मराठी बोलो नहीं तो पिटाई खाओगे या मारे जाओगे या इस तरह से। जब आप हर जगह केंद्रीय प्रतिनिधि में होते हैं तो निश्चित तौर पर आप हिंदी को लेकर चलते हैं क्योंकि मराठी भाषी कोई भी अगर केंद्रीय प्रतिनिधित्व में होता है, केंद्र में आता है तो हिंदी और बाकी भाषाओं को लेकर आगे बढ़ता है। तो उस बात को लेकर केवल और केवल महाराष्ट्र में राजनीति की जाती है और वही देखा जाता है। इसमें ऐसी कोई नहीं कि भाषा के प्रति उनका सम्मान है। भाषा के प्रति अगर सम्मान रहता तो भाषा को और सुदृढ़ करने के लिए, भाषा में और आलेख, भाषा में और रचनाएं करने के लिए वो आगे बढ़ते। लेकिन आप जबरन किसी पर भाषा थोप नहीं सकते। इसीलिए वो 3 भाषाओं का ऑप्शन है, 3 भाषाओं को किया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो सर्वग्राह है, तीनों भाषाएं अब उसी हिसाब से होंगी। हाँ, एक रीजनल जिसमें 3 भाषाओं में एक भाषा आपको अनिवार्य तौर से 5वीं क्लास तक 1 से 5वीं तक पढ़ाई जाएंगी। तो ये बात ऑप्शनल सी बात भी है और इस पे जाहिर है कि राजनीति के जरिए भाषा का उद्धार कहीं नहीं होगा। उद्धार तभी होगा जब भाषा को लोग ज्यादा अपने आप में आत्मसात करें। ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता एस नासिर हुसैन जी जुड़ गए। नासिर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नासिर जी, हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर महाराष्ट्र में अनिवार्य कर दिया गया है, क्या लगता है जरूरत थी इसकी? नहीं, जरूरत नहीं थी। बीजेपी की एक वजह होती है कि बेवजह का किसी चीज को मुद्दा बनाते। मुद्दा होनी चाहिए किसानों, बेरोजगारी, जो यहाँ पे हालात बद से बदतर, उस पर चर्चा हो। पर वो जानबूझ के किसी भाषा को थोप दिया जाता है। बात हम लोग जो विरोध कर रहे हैं हिंदी का विरोध नहीं, हम इस बात का विरोध कर, आप थोपने वाले कौन होते? जब हिंदी की जरूरत नहीं है, हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है, जो हमारी मातृभाषा है
उसको नहीं आनी चाहिए लोगों को। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। हाँ। उसका विरोध हम नहीं कर रहे, उसे हाँ। थोपने का विरोध कर रहे हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ। जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और नाम मराठी बोलने वाले को जब मारा जा रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस की आवाज क्यों नहीं आ रही? तब वो खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी? तब वहां उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप किसी भाषा को जबरदस्त, मैं कहता हूँ यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी आजादी है हर बात करने की, चाहे वो तमिल हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई सी भी भाषा हो, सबको आजादी है अपनी भाषा को बोलने की। मगर जबरदस्ती जब आप थोपेंगे तब हम विरोध करते हैं। ठीक है, इसी बात का विरोध है। ठीक है जी, जवाब दीजिए, जबरदस्ती थोपना कितना सही है और ये भाषा के मसले पर जब मारपीट तक हो जाती है? नहीं, दो अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ। दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ। इसमें ये है कंपल्सरी किया गया है, तो मैं ये बहुत ही अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के शासन के स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जिला परिषद स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ के बच्चे कक्षा 1 से अंग्रेजी पढ़ेंगे, उनको रोजगार की अधिक संधि उपलब्ध होगी, हिंदी पढ़ लेंगे। तो वैसे ही जैसे राजीव रंजन जी के साथ मैंने करीबन 1 दशक काम किया है, उनके सारे मुद्दों के साथ मैं सहमत हूँ। और देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी भाषा को लेकर के कोई तनाव कभी भी नहीं रहता है। हम बहुत सरल लोग हैं, हम सारी भाषाओं को अपने साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी अगर आता है, उसको भाषा में बोलने के लिए असुविधा होती है, तो उसको मदद की जाती है, उसको हेल्प की जाती है। उसके साथ देखिए, इतना 12 करोड़ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर के, और वो घटनाएं भी ऐसी होती है नेहा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब मराठी का अपमान होता है तब जाकर के ऐसी प्रतिक्रिया आती है। पर 12 करोड़ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। राजीव जी ने कहा महाराष्ट्र के कई इलाके में, जैसे नागपुर में हमारी सिस्टर है, हमारी मदर टंग मराठी है, घर में मराठी बोलते हैं, बाहर हिंदी का है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रभाव है। इन सारी चीजें है, ये हमें समझना होगा। स्कूल में जो कंपलसरी किया है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी दूसरी चीजें इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा कक्षा 1 से अंग्रेजी पढ़ेगा, इसका फायदा होगा। हिंदी पढ़ेगा, उसको हिंदी का ज्ञान होगा, हिंदी के अच्छे कवियों की कविताएं पढ़ेगा, हिंदी में उसको रुचि आएगी। कक्षा 1 से 5वीं तक कभी हम पढ़ ही रहे हैं। एक अलग लैंग्वेज आना, एक भाषा आना एक बहुत अच्छी बात होती है। और हमारी मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा तारा पावसा जी ने दिल्ली में भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, जो अपनी माँ से प्यार 5 करता साल है के बच्चे 3 भाषा पढ़ सकेंगे? मुश्किल नहीं है ये मैडम। ICSE स्कूलों में बच्चों का जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, मराठी तो वो पढ़ते ही है, मराठी तो मदद देंगे। मेरा तो ये मानना है कि मातृभाषा हिंदी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए 5वीं 7वीं 8वीं तक, तो आदमी की भविष्यता बढ़ती है उससे, और उसको बहुत अलग अलग चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चों को अभी नासिर जी ने कहा ना कि देखिए थोपा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक सामने विकल्प रख दिया हो, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। नासिर भाई, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये थोपा जा रहा है। देखिए, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाए। देवेंद्र फडणवीस ने किया है कि मैंडेटरी होगा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा स्कूलों में पढ़ें। आप मेरी एक बात सुनिए। देखिए, हमारी जो मदर टंग है वो मराठी है। हम हिंदी बहुत ही आस्था के साथ पढ़ते हैं। मेरे आस्था है जब मैंने पहली बार बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की रक्षा पढ़ी थी, मैंने उसके बाद जब मैं अमिताभ जी से मिला था, मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के बसेरे से दूर से कई उनके साथ डिस्कस किया, उनको बहुत आनंद उठा। जब मैं मात्र 21 साल का था। देखिए, कोई भी एक लैंग्वेज अगर आ जाए बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। मैं ये मानता हूँ ये थोपा होकर छोड़िए, तो हम लोग कहेंगे मराठी पर क्या हिंदी आप थोप रहे हैं। एक तरफ ये तो हिंदी की बड़ी तारीफ मराठी बच्चों पर करनी भी चाहिए, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। सुनिए ना सर, आपने सुन लिया। आप एक तरफ तो हिंदी की अभी तारीफ कर रहे हैं, यही राज ठाकरे जब हिंदी वासियों को जब मार रहे थे तब आपकी आवाज क्यों बंद हो जाती?
जब बैंकों में घुस के सरकारी अधिकारियों को पीटा जा रहा था, तब ये आवाज बुलंद क्यों नहीं हो रही? तब आपको हिंदी से क्यों नफरत हो राज रही? ठाकरे तो अभी भी विरोध कर रहे हैं ना, तो साफ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरे पार्टी का अधिकृत भूमिका यहाँ पे रखता हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे पहला सम्मान तो मराठी का ही होगा। यहाँ पे रोजगार करने वाले लोगों को नहीं, सुन लीजिए, आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे उंगली नहीं उठाई। सुनिए, आपके ऑफिशियल प्रवक्ता होने पे हमें ऑब्जेक्शन नहीं आपने एक बार भी हिंदी वासियों को मारने की वजह से कितनी FIR राज ठाकरे पे दर्ज की और कितनी बार उनको जेल में डाला? कोई मराठी का अपमान करता है तब ये होता है। आप मराठी के अपमान की बात नहीं, हिंदी नहीं बोलने की, मराठी नहीं बोलने की वजह से मारा था। आप गलत मत बयान करिए। बैंक के अंदर उसको जाहिर तौर पे शर्मनाक था, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हिंदी सिनेमा का गढ़ है मुंबई, और जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मदद करता है, एक मुख्य सोर्स है। अब वहां पर जो हिंदी सिनेमा का गढ़ है, वहां पर हिंदी का अगर विरोध किया जा रहा है तो ये वाकई सवाल खड़े करता है। लेकिन हिंदी को थोपना कितना सही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरा एक सवाल है, जल्दी से राजीव जी। देखिए, अजीत जी बराबर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मराठी का अपमान जब होगा तो इस तरह की बात होगी। बात ये बताएं कि जो हिंदी बोलते हैं वो क्या अशुद्ध मराठी बोलेंगे तो उन्हें चलेगा? अगर मान लीजिए भाषा हमें शुद्धता से बोलनी चाहिए, जो भाषा शुद्धता से है वही भाषा बोलनी चाहिए ना। कि अशुद्ध मराठी बोलेंगे तो अशुद्ध मराठी बोलेंगे, तो ऐसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं मराठी बोलिए, तो अशुद्ध मराठी बोलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा? अजीत जी जवाब दीजिए जल्दी से। अशुद्ध मराठी पे अच्छा नहीं लगेगा ना। लिहाजा आप कह रहे हैं कि मराठी का अपमान, किसने मराठी का अपमान किया? अगर किसी को मराठी नहीं आती तो अपमान कहाँ कर रहा है वो? अगर शुद्ध मराठी बोलता है, हम लोग भी जैसे महाराष्ट्र में है तो शुद्ध मराठी बोलते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के पहले नागरिक जो गवर्नर है, क्या उनको हिंदी मराठी आती है क्या? आप जिस तरीके से आप आरोपित तरीके से नहीं कर सकते ना। ठीक है, भाषा आनी चाहिए, निश्चित तौर पर अधिकांश भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक स्कोप तो होना चाहिए ना। कि भाई इस भाषा के साथ हम इस भाषा को भी रख सकते हैं। आप आरोपित तरीके से किसी भी भाषा को नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी का अपमान होगा तो ऐसी घटनाएं होगी। क्या ऐसी घटनाएं जरूरी है? आप अगर कोई महाराष्ट्रियन हिंदी अच्छा नहीं बोलता है तो हिंदी भाषा क्षेत्र में क्या उसके साथ ऐसे बदसलूकी की जाती है? नहीं ना। वाकई ये तो सवाल खड़े करता है ना कि फिर तो आप इस तरह के मामलों को डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मारपीट जैसी घटनाएं होती रहेगी। मतलब ये तो डिफेंड करने वाली बात होगी ना अजीत जी। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।